नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं नरेश चौहान। आप देख रहे हैं SBN 24। आज एक खास व्यक्ति से आपको मुलाकात कराते हैं, एक खास व्यक्ति से आपको रूबरू कराते हैं जो अभी वर्तमान में सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले का जिला शिक्षा अधिकारी है। आइए इनका सफ़र कैसा रहा, क्योंकि बताया जाता है ये गरीब घर के बेटे थे। गरीब घर के बेटे आखिर जिला शिक्षा अधिकारी तक का सफ़र कैसा रहा, आइए उन शख्स से आपको मिलाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे SBN 24 पे। आप अपना परिचय बताएंगे। थैंक यू। मैं JR डहरिया, पूरा नाम जोईदा राम डहरिया, मुकाम अचानकपाली, पोस्ट ऑफिस छिंद, तहसील सारंगढ़, जिला रायगढ़ का निवासी हूँ। वर्तमान में सिमरिया में घर बना चुका हूँ और मेरा शिक्षा प्राइमरी शिक्षा जो है मेरे गांव में, पैतृक गांव अचानकपाली में प्राथमिक शाला मैंने पढ़ाई किया। आज भी मेरा गुरुदेव हैं झब्बूलाल उपाध्याय जी, जो घाटा टीके हैं, मुझको प्राइमरी कक्षा में शिक्षा दिए हैं। एक डुमडिहा गुरु जी बोलते हैं, हम लोग जनरली गांव के नाम से बोलते हैं, डुमडी से सर हैं, उसने मुझको प्राइमरी में शिक्षा दिया। मिडिल स्कूल मेरा छिंद में पढ़ाई हुआ, 6वीं से 8वीं तक मैंने पढ़ा। वहाँ श्री तानसेन सर साहू जी, जो जमगहन के आज भी हैं, वो मेरे गुरुदेव गणित पढ़ाए मुझको याद है। और भोसले सर है नाचनपाली का, जो मुझको संस्कृत पढ़ाते थे, आज भी उनसे मुलाकात करता हूँ। हाई स्कूल हायर सेकेंडरी मेरा मल्टीपर्पज़ सारंगढ़ में पढ़ाई हुआ। BCom मैंने सारंगढ़ से किया। अधिकांश गुरुदेव से मेरा मुलाकात होते रहते हैं, मैं आशीर्वाद आज भी लेते रहता हूँ। और MCom की पढ़ाई मैंने PD कॉलेज रायगढ़ से किया। उसके पश्चात मेरा फाइनल ईयर में जब 97 में जब मैं फाइनल ईयर एग्ज़ाम दिया, उसके पश्चात मेरा पहला पोस्टिंग गर्ल्स कॉलेज रायगढ़ में कार्यालय सहायक ग्रेड 3 के पद पर हुआ था। वहाँ मैंने 30 जून 97 से 27/9/99 तक मैंने सेवा दी। उसके बाद मैंने UPSC के तहत वोकेशनल में जब भर्ती हुआ तो 1999 में मेरा फर्स्ट पोस्टिंग लेक्चरर में डूंगरगढ़ में हुआ। उसके बाद 2009 में मैंने प्रिंसिपल बना मल्टीपर्पज़ सारंगढ़ में, जहाँ पढ़ा था वहीं। उसके पश्चात सर मुझको एडिशनल चार्ज BO का मिला था सारंगढ़ का। तत्पश्चात सारंगढ़ BO रहा हूँ। उसके बाद पिथौरा BO था, बिलाईगढ़ BO था, 6.5 साल लगभग बसना BO था। शासन के आदेशानुसार मैंने 12 तारीख को, इसी 12 तारीख को मैंने जुलाई में जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर सारंगढ़ बिलाईगढ़ में कार्यभार ग्रहण किया। इस तरह मेरा संक्षिप्त परिचय है। ऐसे तो कहने को बहुत सारी बातें हैं। आज उस समय के परिवेश में जब हमने पढ़ा, अब आज के परिवेश में बहुत अंतर है। उस समय मोबाइल का ज़माना है, कई क्वेश्चन को हमने स्वयं पढ़ के सॉल्व करते थे। आजकल मोबाइल में इतनी सारी सुविधाएं हैं, बच्चे जो हैं उनसे देखकर सीख सकते हैं। और कई ऐप्स हैं, ऐप्स के माध्यम से आज शासन ने एक अच्छा व्यवस्था किया है। किताब में आप देखेंगे, कोई भी पुस्तक शासन ने जो वितरण कर रहे हैं, उसमें एक बारकोड लगाते हैं। एक दीक्षा ऐप के माध्यम से आप बारकोड के माध्यम से आप समझ सकते हैं। जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रहा है बच्चे को, उस पालक के लिए अलग है, उसमें पालक बच्चे चयन होता है। मैं स्वयं पालक हूँ, मेरी बच्ची भी पढ़ती है तो मैं उसको बताता हूँ और कहीं भी मीटिंग में भी इस बात का जिक्र करता हूँ। शिक्षक से निवेदन भी करता हूँ, आग्रह भी करता हूँ कि आप जो है उसका उपयोग करें दीक्षा ऐप का और उसमें बच्चों को बताएं। इस तरह बहुत सारी बातें हैं सर। अपन शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ करना चाहते हैं, बच्चों के हित में बहुत कुछ करना चाहते हैं। अब नेटिव प्लेस है हमारा, तो उम्मीद तो है हम कुछ बच्चों के लिए करें। विशेष करके ये आपसे जानना चाहते हैं कि बताया जाता है, लोग बताते हैं कि आप एक गरीब घर के थे, तो बहुत सारी परेशानियाँ आती होगी उस समय पुस्तक खरीदने के लिए, दूसरी जगह पढ़ाई करने जाने के लिए, रूम रेंट के लिए। ऐसे कुछ दिन रहा होगा जो आपको विशेष याद होगा, तो हमारे साथ बात सत्य है सर। मैंने बहुत जेलें हैं। जैसे रायगढ़ में पढ़ते थे तो साइकिल से अपन चावल पकड़ के रायगढ़ जाते थे। एक दिन का घटना है, मुझको याद है, मैं कभी नहीं भूलूँगा। शुक्रवार को दिन था, मुझको शनिवार को कॉलेज जाना था, PD कॉलेज रायगढ़ में, जब मैं MCom प्रीवियस का स्टूडेंट था। तो उस समय मुझको उस दिन सुबह शुक्रवार को मैंने कॉलेज गया। आने के बाद मेरे पास 10 रुपये थे और मुझको मिट्टी तेल लेना था। मेरे पास स्टोव में खाना बनाते थे, मिट्टी तेल था नहीं। तो रात के समय मैं मिट्टी तेल ढूंढने गया, कहीं नहीं मिला। तो बोले कि 5 लीटर लोगे तो देंगे। सर उस समय हीटर वगैरह नहीं था? हीटर नहीं था हमारे उस समय। और जिस रूम में रहते थे वहाँ लाइट ही नहीं था, चिमनी में पड़ते थे। अच्छा।
150 रुपये किराया देते थे, मुझको याद है। मेरा एक मित्र देवचंद बघेल मेरे साथ रहते थे, ऑडिटर है, अभी बिलासपुर में रहते हैं। जी तो फिर शुक्रवार को मैंने एक आदमी से बिही खरीदा था और उसको मैंने रात को खाया। शनिवार कॉलेज अटेंड किए तो उसके बाद खाए। उसके बाद शाम को मैं जो है घर आने के लिए निकला तो मेरे पास पैसा नहीं था। तो उस समय राज्य परिवहन के बस चलते थे, उसमें देखा कि कौन सा बस भीड़ है, उस भीड़ में मैंने बैठ गया। खड़े ही थे, टिकट बोले तो हो गए। ऐसे करते करते मैं रेड़ा तक आया, रेड़ा में पकड़ा दिया, वहाँ उतार दिया मुझको। मैं वहाँ से पैदल आया सारंगढ़, और सारंगढ़ से पैदल जो है घर आया। और फिर रात हो गया था, रात में जो खाना बचा था उसको खाए। फिर इस तरह मतलब वो दिन स्वर्णिम दिन था। बहुत मेहनत किए थे और एक ही उद्देश्य था कि पढ़ना है, कुछ करके दिखाना है। माता पिता मेरा प्रथम गुरु थे। हालांकि मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन बहुत समझदार थे। हम लोग 7 भाई 2 बहन थे, एक ही माता पिता के 9 बच्चे, में 6वां संतान। तो उम्मीद था कि मेरा बेटा कुछ करेगा। तो उसके मुताबिक एक माँ के आशीर्वाद, सभी के आशीर्वाद के से मैं जो है शासन के आदेशानुसार मैं यहाँ पहुँचा हूँ और सेवा करूँगा। उम्मीद है मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है, तो बच्चों के हित में, समाज के हित में बहुत सारे काम करेंगे। पर शिक्षा पे गुणवत्ता कैसे लाएंगे आप? ये बहुत अच्छा प्रश्न बोले सर आपने। शिक्षा पे गुणवत्ता, अभी शासन जो है ना, इस वर्ष शिक्षा गुणवत्ता अभियान चला रहे हैं और शासन का अच्छा उद्देश्य है। हम प्रत्येक टीचर तक जाएंगे, CSC को बैठक लेंगे, प्रत्येक प्रधान पाठक का बैठक लेंगे। एक अच्छा माहौल पैदा करेंगे ताकि सब बच्चा पढ़ना लिखना जाने स्तर के अनुसार। 6वीं के बच्चा 6वीं के स्तर में जाए, 5वीं के बच्चा 5वीं के स्तर में। इसके लिए विशेष अभियान चलाएंगे और पूरे टीचर को, मैं पूरा टीचर से संपर्क करूंगा। अभी तो सारंगढ़ में बैठक लिया था CSC प्रिंसिपल का। हर शनिवार को शासन कार्यालय बंद रहता है, तो उस समय अपन पूरे टीचर के साथ कहीं भी 5 संकुल के टीचर, 8 संकुल के टीचर से मैं बात करूँगा और एक एक बच्चे पे मेहनत करूँगा। एक एक बच्चे का अपन फाइल बनाएंगे, कौन बच्चा कौन स्तर में कमी है। किसी में लेखन क्षमता नहीं है, किसी में समझ विकसित नहीं है, किसी बच्चे में मान लीजिए गणित में कमजोर है, तो उसके लिए एक विशेष अभियान चलाते हुए उसको अलग से अतिरिक्त कक्षा संचालित करके इस तरह कार्य करने का एक योजना बना रहे हैं अपन और उसको अपन सफल बनाने का प्रयास करेंगे ताकि हर बच्चा स्तर के अनुसार उसको ज्ञान हो। अधिकांश तो देखा जाता है सर, एक गवर्नमेंट स्कूल में सिलेक्शन जिस शिक्षक का होता है वो शिक्षक तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन क्या उसी शिक्षक अपने पुत्र को एक प्राइवेट स्कूल में डालते हैं? जो प्राइवेट स्कूल वो शिक्षक पढ़ाने जाते हैं, अधिकांश रूप से मैं देखा हूँ कि एक कुछ एग्ज़ाम दिलाए रहते हैं, जो पास नहीं होते हैं वो व्यक्ति क्या करता है, कहीं कहीं प्राइवेट स्कूल में जाकर शिक्षा दान करते हैं समय। तो वैसे शिक्षक के भरोसे लोग जो है अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में न डाल के प्राइवेट में डालना, ये समझ से परे सर, इसमें कुछ प्रकार का नहीं है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। कई जो है टीचर अपने बच्चों को गवर्नमेंट टीचर होकर भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे, ये प्रश्न है। तो ये जो है वास्तव में बच्चों को, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आदमी स्वतंत्र है कि वो कहीं भी पढ़ा सकते हैं। लेकिन ये जो प्रश्न उठता है, इस पर एक अभियान में जो मसला में अपन चलाए थे, आप कर्नापाली जाकर देखेंगे पूरे छत्तीसगढ़ में नाम है, वहाँ आसपास के जितने स्कूल, जितने पालक हैं वहाँ ऑटो से भेज रहे हैं। 150 बच्चा है वो। ऐसे एक अभियान वहाँ चलाया था जो सफल हुआ। कई स्कूल बंद हो चुके हैं। उसी तरह यहाँ भी हर संकुल में आपको बहुत अच्छे स्कूल, बहुत अच्छे बच्चे मिलेंगे देखने। ऐसे तो बच्चे सब सही हैं, अच्छे हैं, मतलब टीचर अच्छे देखने को मिलेंगे। एक मॉडल के रूप में हर संकुल में मान लीजिए 4 स्कूल, 5 स्कूल, 6 स्कूल है, तो एक स्कूल ऐसा रहेगा, उसको मॉडल बनाएंगे और उसके हिसाब से प्रत्येक संकुल का, जितने संकुल है अपने प्रत्येक पूरे ज़िले का 163 संकुल लगभग, प्रत्येक संकुल में उसको विकसित करते हुए आगे बढ़ाएंगे। मैं सभी टीचर को पर्सनली बात करूंगा, उनसे मिलूंगा, जहां समस्या है उसको समाधान करेंगे। और वास्तव में एक मैं पिछला मीटिंग में बोला था, हर CSC को बोला था, हर प्रिंसिपल को, हर माता पिता को ये महसूस हो कि मैं अपने बच्चों को इस स्कूल में पढ़ाऊँ, मैं अपने बच्चों को इस स्कूल में पढ़ाऊँ। ऐसा मतलब एक धारणा चला के, अभियान चला के उसको करना चाहता हूँ मैं, और करेंगे मिलकर। सर बताएंगे, शिक्षक एक मुख्य उद्देश्य होता है सर्वांगीण विकास, उसमें आप क्या कौन करेंगे सर? बहुत अच्छा है।
शिक्षा का अर्थ होता है बच्चों का सर्वांगीण विकास, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक, राजनीतिक, खेल, विभिन्न गतिविधियों में बच्चों को सर्वांगीण विकास हो। हम खेल के क्षेत्र में भी विशेष का अभियान चलाएंगे। जो बच्चे जिस विधा में रुचि है उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए किसी बच्चों को म्यूजिक में रुचि है, म्यूजिक में उसको आगे बढ़ाने को, ताकि देश विदेश में नाम रोशन करेंगे। फुटबॉल में रुचि है तो उसको फुटबॉल में, इस तरह विभिन्न क्षेत्रों में जो बच्चों को रुचि है उस विधा में उस बच्चों को आगे बढ़ाने का भरपूर प्रयास करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे जो है देश विदेश में विभिन्न क्षेत्रों में अपना नाम, देश का नाम आगे बढ़ाए। दूसरी बात ये है, हमारा सारंगगढ़ सबसे बड़ा चीज़ ये है कि बहुत बड़ा ग्राउंड है, देखते होंगे। जी, खेल मैदान। खेल मैदान, वो खेल मैदान वास्तव में कई लोगों को दिए हुए। हमारा नेशनल प्लेयर, इसी खेल ग्राउंड में खेले हुए बच्चे नेशनल प्लेयर हैं। हम भी खेलते थे। मुझको याद है 1991 में जब मैं 12वीं क्लास में था तो उस समय मध्य प्रदेश थे, बहुत बड़ा खेल का आयोजन हुआ था, जिसमें उस समय के माननीय मुख्यमंत्री श्री सुंदरलाल पटवा जी आए हुए थे। हम लोग छोटे छोटे थे, दौड़ते उसको देखने गए थे। तो इस तरह खेल के क्षेत्र में भी हमारा हमारा स्टेट सारंगगढ़ बिलाईगढ़ बहुत आगे बढ़ेगा, ये मुझको। साथ ही साथ सर, पर्यावरण की बात करें, आज एक मुहिम चल रही है, एक पेड़ माँ के नाम, इसमें लेकर आप क्या कुछ विशेष सोच रखे हैं सर? एक बस वास्तव में शासन का एक बहुत अच्छा योजना है 20 एक पेड़ माँ के नाम। प्रत्येक स्कूल को, प्रत्येक बच्चे को हमने बोला है, प्रत्येक टीचर को बोले हैं, मैंने ग्रुप में भी डाला है कि एक पेड़ लगाइए माँ के नाम और उसका संरक्षण भी करना। जी जी जी। उसमें पेड़ लगा के उसका एक ऐप है, उसमें एंट्री करना है। एक महिला होना है, पेड़ लगाएंगे और उसको ऐप में एंट्री होना है। मैं सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारी को बैठक लेके बोला हूँ, प्रत्येक स्कूल में एक एक पेड़ बच्चे लोग लगाएंगे, बच्चों को उसको नाम दे देंगे, बच्चों को एक एक पेड़ का नाम दे देंगे। और वो पेड़ पर्यावरण के लिए तो होगा ही, ताकि फलदार वृक्ष होंगे, उसी पेड़ से सब्जी होगा, उसी पेड़ से फल होंगे, उस फल का बच्चे लोग खा के हिष्ट पुष्ट होंगे। ये मेरा संदेश था और मैं मीटिंग भी लिया हूँ, इसमें मॉनिटरिंग भी कर रहा हूँ। हमारी टीम पूरे मॉनिटरिंग कर रही है और पर्यावरण को संरक्षित करेंगे और देश और समाज के हित में काम करेंगे। सर बताएंगे, ये आपका जन्मभूमि है, जिस जिले में आज आप पोस्टिंग में है, जिला शिक्षा अधिकारी के रूप में, ये आपका जन्मभूमि है, तो इस जगह को विकास के रूप में आप कैसे देखेंगे, किस स्टेप पे अपने पहल करेंगे? अच्छा, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। ये मेरा जन्मभूमि है, वास्तव में जननी जनार्दनी जनार्दना, आप कुछ सुने होंगे, है ना। जो जननी है, माँ है, और जहाँ से आप जन्म लिए उससे अथक प्रेम रहता है। उम्मीद भी जहाँ जन्म लिए लगता है कि वहीं इसकी मिट्टी में मुझको जाना भी है। तो जितना भी हो सके बच्चों के हित में, समाज के हित में, देश के हित में मैं प्रयास करूँगा कि सभी बच्चे को शासन की जितनी योजना चल रहे हैं, जैसे मध्याह्न भोजन हो गया, साइकिल वितरण हो गया, पुस्तक हो गया, गणवेश हो गया, तो सब बच्चे को मिले और विभिन्न क्षेत्रों में हमारा जिला जो है विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़े। चाहे खेल हो, चाहे NCC हो, स्काउट हो, चाहे वो म्यूजिक के क्षेत्र में हो, चाहे डांस के क्षेत्र में हो, हमारे पूरे बच्चों को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे कि देश विदेश में नाम रोशन करेगा। और बहुत योजना है, प्लानिंग है। अभी तो मैं आया हूँ, बहुत सारा प्लान बना के अपन करेंगे उसमें, और दिखेगा भी। जैसे 5वीं के बच्चों का नवोदय का कोचिंग है, हम जिले स्तर में कोचिंग के लिए प्रयास करेंगे कि 5वीं के सेलेक्टेड बच्चे हैं उसको नवोदय का कोचिंग देंगे। जो हाई स्कूल हायर सेकेंडरी बच्चे पढ़ रहे हैं, हायर सेकेंडरी, उसको JEE का, नीट का कोचिंग का उसका पूरा प्लान बनाएंगे, ताकि दिल्ली में जो कोचिंग लेते हैं कोटा में, उस टीचर संपर्क करके उसको अपन एक तो प्लान के तहत काम करेंगे कि हमारे बच्चे जो है नीट में हो गया, JEE में सिलेक्शन हो, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में पढ़े। ये एक प्लान है और कोशिश करूँगा कि इसको सफल हो और एक अच्छा माहौल शिक्षा का मतलब देखने को मिलेगा, अपन मिल के करेंगे। दूसरी बात ये है कि मैं बताना चाहूँगा आपको, कई शिक्षक ऑफिस आते हैं तो उसके लिए शिक्षक समस्या निवारण शिविर एक चलाने का प्लान है हर ब्लॉक में, ताकि शिक्षक का समस्या वहीं समाधान हो जाए, उसको ऑफिस आना कहीं मत पड़े। कई शिक्षक विभिन्न प्रकार की समस्या लेकर आते हैं, पूछते हैं, तो ब्लॉक में उसको चलाकर
उसको शिक्षक समस्या निवारण शिविर चलाकर उसको शिक्षक का जो समस्या है उसको भी समाप्त। सर आपका जो स्टार्टिंग क्लास हुआ पहले से लेकर चालू हुआ, पहले नर्सरी वगैरह नहीं रहा होगा, पहली क्लास से लेकर चालू हुआ, उस समय कैसा कैसा रहा? उस समय आप अगर अच्छे स्टूडेंट थे कि गधे स्टूडेंट? सर थोड़ा खोल के बताएंगे सच्चाई को। बहुत अच्छा आपने बोला, मुझको बचपन की बातें याद आ गई। मैं प्राइमरी स्कूल में अपने गांव में पढ़ता था सर, अचानक वाली में, तो बहुत मार खाता था। मुझको बहुत मारते थे मेरे टीचर थे श्री उपाध्याय सर। वो वास्तव में उसी के मार्ग बतौला था कि हम लोग यहाँ तक पहुँचे। मैं उसको प्रणाम करता हूँ मेरे गुरुदेव। उस समय मतलब पहनना उस समय का संस्कृति है कि आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण थोड़ा पहनावा जो है मेरा अलग करते था, इसलिए टीचर जो बुलाते भी थे। मिडिल स्कूल मैंने छीन में जब पढ़ रहा था, मेरे गुरुदेव थे एम.एल. प्रधान सर। मुझको वो दिन याद है, तो सर जो है मेरे को सांप होते थे तो उसके लिए दूध लाता था और बम्बुल का दतून लाता था सर। ऐसे एक बार का घटना है कि सर ने मुझको दूध लेने के लिए भेजा। ऐसे साल भर लाया था, तो अंग्रेजी पढ़ाते थे सर, बहुत अच्छा पढ़ाते थे। तो एक बार मैंने दूध को पी दिया और शीशा को फोड़ दिया था सर। मतलब स्टार्टिंग लाइन में अब बदमाशी भी थोड़ा सा शरारती करता था स्कूल लाइन में। उसके बाद सर देखे, मैं बोला सर गिर गए, वो देखे तो दूध तो उसमें पड़ा नहीं था और मेरे मुंह पे लगा था। सर ने क्या किया, उसी बम्बुल के दतन था, 3-4 मारे कस के, बोले बेटा झूठ बोलते, ये मुंह में लगा है वो क्या, नीचे में तो गिरा नहीं। फिर मैं माफ़ी चाहा और सर मेरे ऊपर विशेष ध्यान दिए। फिर मैंने 8वीं में भी नहीं रुका, कभी फेल भी नहीं हुआ मैं अपनी लाइफ में। उसके बाद 9वीं जब से गए तो 9वीं में हॉस्टल में रहा। हॉस्टल का एक घटना मुझको याद आता है 9वीं 10वीं में। उस समय खाना बहुत कम, 2 बार मिलते थे सर। और जाटवर सर हमारे अधीक्षक थे वो उस समय, अब नहीं रहे। सर से उस समय मिलता भी था, तो उसने मुझको एक बार हॉस्टल से निकाल दिया। कारण यही था कि हम लोग रात को पिक्चर देखने चले गए थे 9/12। तो पिक्चर देखने के लिए मना करते थे सर, और वास्तव में सही करते थे। बदमाश को निकाल दिए थे, तो रात भर मैं वहीं पड़ा रहा। सुबह दया आया सर को, उसने मुझको लेकर गया कि चलो ठीक है। उसका अच्छा स्टूडेंट भी रहा हूँ। और जाटवर सर उसने बहुत मानते थे। और मेरे गुरुदेव, जब मैं बीओ था सारंगढ़, तो मेरा गुरुदेव जग्गूलाल उपाध्याय सर जो टीचर रहे, मेरे अधीनस्थ थे। वास्तव में उसको देखकर बहुत दिल खुश हो जाता था। वो कारण बताता था मुझको क्यों मारते थे, मैं पूछता था। मेरी मिसेस के सामने में आया, बताया कि इसका हाथ जो है रिमोट से लगा रहता है। इसका जो कमर है वो कभी जो है उसको सेट नहीं रहता था, हमेशा ऐसे पकड़े रहते थे। और किताब को बस्ता को गले में लगाए हुए और बोरा को ऐसे करके चलते थे। पूरा कीचड़ में रहते थे, इसीलिए इसको बहुत मारता था। बोले साफ सफाई नहीं होने के कारण। तो उस समय ऐसा स्थिति था और कल्चर भी था। धीरे धीरे जो है सर का जो आशीर्वाद है आगे है, बहुत मज़ेदार लाइफ था, कभी भूलने वाली नहीं। जब भी सर से मिलता हूँ, प्रणाम करने, आशीर्वाद लेने जाता हूँ मेरे गुरुदेव लोगों से। और मेरा परसेंट उतना नहीं रहा। मैं 10वीं सप्लीमेंट्री से 3rd डिवीज़न पास हूँ, 12वीं ग्रेड से पास हूँ। फर्स्ट ईयर मेरा 36%। लेकिन सभी बच्चों से मैं निवेदन करूँगा, सभी पालक से, परसेंट आना चाहिए, लेकिन परसेंट के पीछे भागना नहीं चाहिए। जितना आए आप कंपटीशन का तैयारी करो, अदर एक्टिविटी में ध्यान दें, तो आपको सफलता मिलेगा। आप देखेंगे यूपीएससी में आपको परसेंट नहीं देखा जाता, पीएससी में परसेंट नहीं देखा जाता। भले मैं मास्टर डिग्री में मेरिट में पास हुआ हूँ, यूनिवर्सिटी में मेरा अच्छा पोजीशन रहा है, प्रोविडेंट सूची में मैं पास हुआ। सर जिस टिप पे बता रहे हैं कि 10वीं 12वीं में आपका परसेंट बहुत कम था, उस समय आपके फ्रेंड सर्कल रहे होंगे, उन लोगों की स्थिति क्या रहा? मेरा अच्छे दोस्त मेरे गांव में 5 लोग अच्छे पढ़े। मेरा सबसे परमेश्वर भारद्वाज अभी प्रभारी प्राचार्य हैं केडार में, वो प्रेरणा स्रोत है हमारे गाँव का। भगत भारद्वाज जो कॉलेज में बाबू जी थे, और उमा शंकर भारद्वाज उसको भाई असिस्टेंट प्रोफेसर है अभी बिलाईगढ़ में। चरण प्रसाद भारती है, जो हम लोग सब आगे पीछे बेस थे, प्रधान पाठक है। और अनिल भारद्वाज प्रयास में प्रिंसिपल है। इन लोग बहुत अच्छा स्टूडेंट थे, 10वीं टॉपर थे इन लोग।
10वीं में 12वीं टॉपर थे, हम लोग अच्छे परसेंट में थे और हम लोग मेरे साथी थे, इन लोग मार्गदर्शन दिया मुझको। हम सब मिल के पढ़ते थे एक साथ और मज़ेदार समय थे। आज भी मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उस बीच में मेरा परसेंटेज बहुत कम था। मैं भी पढ़ता था, नंबर नहीं आता था, वो अलग मैटर है, लेकिन सब्जेक्ट में पकड़ था, जिसको आगे चलकर मुझको जो है मेरिट में पास हुआ। तो मैं बच्चों से कहना चाहता हूँ कि किसी बालक से भी कहना चाहता हूँ, किसी का परसेंट कम आ गया तो बच्चों को डांटे ना, उसको बताएं परसेंट की बात तो नहीं रखता। आगे चल के वो कुछ भी IAS IPS बन सकता है, अच्छे जॉब में जा सकता है। उसको कई प्रकार के नॉलेज, जनरल नॉलेज है, कॉम्पिटिशन की तैयारी है वो कर। वास्तव में सर देखा जाए तो हम लोग एक धारणा है कि जो हाई परसेंट बच्चे हैं उनको ज़्यादा सम्मान देते हैं, ज़्यादा महत्व देते हैं। कम परसेंट बच्चे को ज़्यादा महत्व देते हैं। ऐसे नहीं, बच्चे हमारा समान है। परसेंट भी कम आ गए तो बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं देख रहा हूँ 1989 में मैं 10वीं पास किया, अंग्रेजी में सप्लीमेंट्री था, मुझको याद है। फिर मैंने मेहनत की, इंग्लिश से पास हो गया, 3rd डिवीज़न पास हुआ। उसके बाद 12वीं में भी मैं 2nd डिवीज़न पास हुआ। फर्स्ट ईयर मेरा 36%, एग्रीगेट मेरा 49%। कम मैंने मेरिट में पास हुआ। तो आप कंपटीशन जो दे रहे हैं उसमें कितना महत्व है। तो आप सबसे, बालक से भी, बच्चों से भी निवेदन है कि जो कम परसेंट है तो बिल्कुल वो उत्साहित ना हो। बालक से भी निवेदन है कि बच्चों को प्रताड़ित मत करें कि ये बच्चा कम परसेंट है, ये बच्चा आगे जाके बहुत आगे बढ़ सकता है। ये एक लक्ष्य होनी चाहिए, टारगेट होनी चाहिए। टारगेट होनी चाहिए। सर आपने पूछा और आप भी मेरा स्टूडेंट रहे, जी है ना, और अच्छा लगा मिल के। ऐसे ही कुछ भी होगा बिल्कुल मुझको अवगत कराएंगे। हम सब मिलकर इस जिले को आगे बढ़ाएंगे। और शिक्षा के साथ साथ और सामाजिक कई गतिविधियाँ जैसे लाइब्रेरी हो गया, और होनहार बच्चे को चिन्हित कर सभी बच्चों के लिए काम करेंगे। लेकिन जो होनहार है, जो आर्थिक स्थिति में कमज़ोर भी है और कुछ कारणवश पढ़ नहीं पाते, ऐसे बच्चों को भी आगे ले जाएंगे। आप सबको धन्यवाद। मुझको अच्छा लगा आप लोगों से देख के। बहुत बहुत धन्यवाद।